दोस्तों जैसा कि हमें पता है मेटल सेक्टर अभी चर्चा में बना हुआ है और वर्ल्ड वाइड इसकी जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। डिमांड इसकी कम नहीं हो रही है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि मेटल सेक्टर के जो काफी स्टॉक्स हैं वो बढ़ चुके हैं आगे तक। तो ऐसे में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा स्टॉक जिसने रिजल्ट्स काफी औसम दिए हुए हैं दोस्तों, और मार्केट कहीं ना कहीं उस स्टॉक को जो है अनदेखा कर रहा है क्योंकि वो एक माइक्रो कैप कंपनी, एक छोटी कंपनी है दोस्तों। इसने ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 9000% दी है। जी हाँ दोस्तों, 9000% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसने प्रॉफिट में दी है और ये स्टॉक अभी भी अपने बुक वैल्यू से आधे पे ट्रेड कर रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें कितना अभी वैल्यू बची हुई है। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके बिजनेस मॉडल को हम समझेंगे, इसके फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस को देखेंगे, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखेंगे। तो उसके बाद में हम ये इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में हमें क्या करना है और किस लेवल पे इस कंपनी में एंट्री करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं स्कैन स्टील्स लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्कैन स्टील्स लिमिटेड ये एक उड़ीसा बेस्ड स्टील कंपनी है। ये कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और मेजर जो इसका बिजनेस है टीएमटी रॉड्स वगैरह का है, जो सरिये वगैरह होते हैं बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, वो ये काम करती है। और इसके जो ब्रांड का नाम है सृष्टि टीएमटी है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस कंपनी के हिस्ट्री की अगर बात करें दोस्तों तो 1990 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और 18 मार्च 1996 में इस कंपनी के जो स्टॉक हैं वो एक्सचेंज पे ट्रेड होना चालू हो गए थे, यानी कि ये पब्लिक लिमिटेड बन चुकी थी। और 1999 में ये कंपनी उड़ीसा के अंदर में टीएमटी मैन्युफैक्चरिंग में लीडर कंपनी बन गई थी दोस्तों। तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में ये कंपनी का दबदबा चलता है, एक एरिया के अंदर में ये कंपनी जो है अच्छा खासा कारोबार करती है। और अगर बात करें इस कंपनी के पास में क्या क्या फैसिलिटीज हैं उसकी, तो रोलिंग मिल की फैसिलिटी इसके पास में, स्टील मेल्टिंग शॉप इसके पास में, डीआरआई यूनिट है, कैप्टिव पावर प्लांट है, स्लैग प्रोसेसिंग यूनिट है, कोल वॉशरी है, फ्लाई एश ब्रिक प्लांट है, आयरन और क्रशर है। तो ये सारी फैसिलिटीज कंपनी के पास में है। ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज जो एक कंपनी को चाहिए, स्टील कंपनी को चाहिए, वो इस कंपनी के पास में है। आउटसोर्स का इसका कोई काम अदर से नहीं है। और अगर बात करें इसके प्रेजेंस की दोस्तों, तो ये उड़ीसा के अंदर में इसके 4 मेजर प्लांट हैं जहाँ पे ये कारोबार करती है। और अगर बात करें रिकॉग्निशन की, तो सर्टिफाइड ये कंपनी है, काफ़ी भारतीय मानक ब्यूरो से ये सर्टिफाइड है, हर तरीके के सर्टिफिकेट्स वगैरह इसको मिले हुए हैं। और अगर बात करें इसके प्रोडक्ट्स की, तो दोस्तों ये एमएस बिलेट्स वगैरह बनाती है। सृष्टि टीएमटी करके इसका एक सरिये का ब्रांड है। सृष्टि स्ट्रक्चरल करके इसका जो पिलर्स वगैरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बिल्डिंग्स में यूज होता है वो ये कंपनी बनाती है। सृष्टि रूफिंग यानी कि जो फैक्ट्रीज वगैरह के ऊपर में टिन की जो छतें होती हैं वो ये कंपनी बनाती है। फ्लाई एश ब्रिक्स यानी कि जो ब्रिक्स होती है जिनमें सरिये का भी रोल रहता है, सीमेंट का भी रोल रहता है, अलग टाइप के जो हैवी जो ब्रिक्स होती हैं वो भी ये कंपनी बनाती है, जो फ्लाईओवर्स में यूज हो सकते हैं या फिर अलग बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में यूज हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो ब्रिक्स वगैरह है ये भी ये कंपनी बनाती है। तो इस कंपनी के बारे में समराइज करके मैं बोलूं तो 1996 जब से ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब से ये एज ए स्मॉल रोलिंग मिल के तरीके से जो है ग्रो हुई और आज की डेट में फुल्ली इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसकी जो मेजरली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो उड़ीसा के अंदर में है और कर्नाटका में भी अभी ये आ चुकी है। और आज की डेट में ये कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो जो है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर दिया है। टीएमटी मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी आ चुकी है, डीआरआई में आ चुकी है, स्ट्रक्चर्स में आ चुकी है, बिलेट्स में आ चुकी है, रूफिंग सीट्स में ये आ चुकी है और 23 साल का इसको जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों कि स्टील सेक्टर साइक्लिकल होते हैं और इसी वजह से इस कंपनी को भी चैलेंजेस वगैरह फेस करने पड़े, बट इस कंपनी ने लॉन्ग रन में अच्छा ग्रो किया दोस्तों। जब इसने स्टार्ट किया था तो इसका 10 करोड़ का टर्नओवर हुआ करता था और 300 पीपल इसके पास में खाली एम्प्लॉय थे। तो समझ सकते हैं कि कितना मतलब एक स्मॉल साइज से ये कंपनी स्टार्ट हुई 1996 में और आज की डेट में कंपनी का जो टर्नओवर है 700 करोड़ का टर्नओवर है और अप्रॉक्सीमेटली 3000 पीपल जो है इस कंपनी के पास में अभी प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं। तो वहां से अगर यहाँ तक देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर लिया है कंपनी ने। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले टाइम में भी अच्छा करेगी। जैसा कि हमें पता है ये एक स्मॉल साइज कंपनी है, 200-250 करोड़ का दोस्तों इसका मार्केट कैप है खाली, और 2 स्टेट में सिर्फ अभी के टाइम में ये काम कर रही है। अभी दूसरे स्टेट में भी अभी थोड़े टाइम पहले ही आई हुई है।
तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इसके पास में भी मार्केट बहुत बचा हुआ है। अगर ये ऑल ओवर इंडिया ना भी कैप्चर करे, इंडिया के कुछ स्टेट्स वगैरह कैप्चर कर ले, ईस्ट इंडिया के या साउथ इंडिया के, तो भी इसके पास में काफी ज्यादा स्पेस अभी बचा हुआ है। इस कंपनी में ये पूरा पोटेंशियल है कि ये कंपनी यहां से 5 गुना 10 गुना तक भी हो सकती है टर्नओवर के मामले में। स्टॉक प्राइस के मामले में मैं नहीं बोल रहा, स्टॉक प्राइस तो और भी ज्यादा हो सकता है। टर्नओवर के मामले में अगर देखा जाए आने वाले 5 साल 10 साल में इसके पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो इतना इसका हो सकता है ग्रो आने वाले टाइम में। अब दोस्तों सीधा चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे कि वो इसने कैसे दिए हुए, उसके बाद हम आगे इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो हमेशा की तरह पहले हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का डेटा देखेंगे। दिसंबर क्वार्टर हमने लिया हुआ और मार्च क्वार्टर लिया हुआ है। दिसंबर क्वार्टर में 203 करोड़ का सेल था जो कि बढ़ के 240 करोड़ का हुआ, यानी कि 18% का ग्रोथ है। दिसंबर क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 18 करोड़ का जो कि बढ़ के 32 करोड़ हुआ, यानी कि 79% का अच्छा खासा जंप। इंटरेस्ट की बात करें तो 2 करोड़ 91 लाख से 1 करोड़ 97 लाख इसने किया हुआ है, यानी कि 32% की इंटरेस्ट में भी इसने अच्छी खासी गिरावट करी है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6 करोड़ 67 लाख से 23 करोड़ 66 लाख है, यानी कि इसमें 254% का अच्छा खासा उछाल है। मार्जिन भी इसके इंप्रूव हुए, 9% से 13% इसके मार्जिन हुए, यानी कि 4.66% का इसमें भी उछाल है। अब अगर बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के ग्रोथ की, तो 665 करोड़ का रेवेन्यू इसने लास्ट ईयर में किया था जो बढ़ के 732 करोड़ हुआ है, यानी कि 10% का अच्छा खासा ग्रोथ है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 38 करोड़ से 68 करोड़ हुए, यानी कि 80% का ग्रोथ। इंटरेस्ट की बात करें तो 14 करोड़ से 10 करोड़ इसने किए हुए, यानी कि 27% का इसने कम किया इंटरेस्ट, जो कि अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 32 लाख इसका लास्ट ईयर में था जो कि अभी 30 करोड़ 75 लाख हुआ, यानी कि 9509% का अच्छा खासा इसने जो है काफी अच्छा खासा जो है ग्रोथ किया हुआ है दोस्तों नेट प्रॉफिट के मामले में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसके अच्छे खासे इंप्रूव हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। 5.71% लास्ट ईयर में थे जो कि अभी 9.40% है, यानी कि 3.69% का इसमें जंप है। अभी तक दोस्तों हमने इस कंपनी के बारे में अच्छा देखा है, तो अब हम आगे नेगेटिव्स भी इसमें देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ अच्छा पॉइंट हमको मिलेगा, कुछ नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। अब यहां से ये चीज स्टार्ट होगा दोस्तों। प्रमोटर का होल्डिंग इसमें 48.11% है जो कि मेजोरिटी प्रमोटर स्टेक नहीं है दोस्तों। नॉन इंस्टीट्यूशनल का जो है इसमें मेजोरिटी स्टेक है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि प्रमोटर ग्रुप की कुछ कंपनीज है जिन्होंने एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट किया हो, वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें डेटा के हिसाब से हम देखें तो प्रमोटर का जो स्टेक है वो 48% है और 50% से भी कम है, और ये भी जो है मेजोरिटी नहीं है। दूसरा इसमें नेगेटिव आता है दोस्तों, प्लेज वगैरह है प्रमोटर का 13% शेयर, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं। और जैसे कि ये कंपनी है, स्मॉल साइज की कंपनी है, तो म्यूचुअल फंड और एफआईज वगैरह इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो आर्टलाइन कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड का इसमें जो है 18.27% का स्टेक है। ये प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है दोस्तों। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो फ्लोरेंस सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड का इसमें 6.68% का स्टेक है। अब इसके पिछले 10 सालों के रिटर्न्स की बात करें दोस्तों, तो एक दिन में इसमें अभी अपर सर्किट लगा हुआ है, 4.9% का इसमें ग्रोथ है। 1 वीक में 12%, 1 मंथ में 4.9%, 3 मंथ में 72%, 6 मंथ में 62%, ईयर टिल डेट में 58%, 1 ईयर में 72%, 2 ईयर में माइनस में इसने रिटर्न दिए, 3 ईयर में 35%, 4 ईयर में 76%, 5 ईयर में 59%, 10 ईयर में 79% का नेगेटिव में इसने रिटर्न दिया है दोस्तों। तो एक तरीके से इसने जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं किया हुआ है, मीडियम टर्म में भी उतना अच्छा खास नहीं किया हुआ है। साइक्लिकल सेक्टर है तो उसी हिसाब से ये भी चल रहा है जैसे अदर स्टील सेक्टर चलते हैं। बस इसमें एडवांटेज हमारे को क्या है कि एक छोटी कंपनी है तो मार्केट साइज इसके पास में अभी बिजनेस करने के लिए काफी बचा हुआ है। आगे चलते हैं, कुछ और नेगेटिव्स भी इसके मिलेंगे हमको, कुछ और पॉजिटिव्स भी मिलेंगे, वो भी हम देख लेते हैं। अब दोस्तों जल्दी से इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। स्कैन स्टील्स लिमिटेड जो है कंपनी का नाम है, 32.6 का इसका जो है करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। आज के डेट में 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। बात करें 52 वीक लो की तो 14.5 का इसका 52 वीक लो है, और आज ही इसने जो है 52 वीक हाई मारा है 32.60 का। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 170 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों। छोटी एक स्मॉल कैप एक माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों। एंटरप्राइज वैल्यू की अगर बात करें 313 करोड़ है, यानी कि कंपनी के पास में डेट ज्यादा है, 144 करोड़ का डेट है कंपनी के पास में, यानी कि मार्केट कैप और डेट का जो रेशियो है, डेट टू इक्विटी रेशियो, वो फेवरेबल नहीं बन रहा है। लेकिन अगर देखा जाए
प्राइस टू बुक को इसके, तो बुक वैल्यू से कंपनी जो है अभी बहुत ज्यादा आधा परसेंट मतलब 50% नीचे ट्रेड कर रही है। एक तरीके से अगर देखा जाए इसका जो अगर डेट भी है कंपनी के पास में, एक तो ये प्लांट एंड मशीनरी वाली कंपनी होती है तो इनके पास में डेट होना लाजमी है, लेकिन अगर देखा जाए फिर भी अगर हमको डेट ज्यादा लग रहा है तो इसके प्राइस टू बुक को अगर हम देखेंगे तो उतना डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें ये मिल रहा है एक्चुअली। और प्राइस टू अर्निंग की अगर बात करें तो 5.55% का 55 का इसका प्राइस टू अर्निंग है। नंबर ऑफ शेयर्स इसके 5.24 करोड़ है। फेस वैल्यू इसका 10 है। बुक वैल्यू इसका 57 है। कैश इसके पास में 1.79 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग 48%। ईपीएस 5.87 और आरओसी इसका 6.81% है। आरओई 0.12% है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ इसका नेगेटिव में दिखा रहा है, यानी कि ये डेटा जो है पिछले क्वार्टर का है। अगर इस डेटा को इस क्वार्टर से कंपेयर करें तो देखते हैं हमें क्या फर्क दिखाई दे रहा है। अगर इसका अभी का डेटा देखेंगे तो दोस्तों पी रेशियो इसका बढ़ा हुआ है, डबल तक हुआ है। शेयर प्राइस भी बढ़ा है दोस्तों। प्राइस टू बुक इसका 0.57 एज इट इज है। ईबी टू ईबिट इसका 7.12 है। ईबी टू ईबिटा इसका 5.34 है। ईबी टू कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 0.70 है। ईबी टू सेल्स इसका 0.42 है। पैग रेशियो इसका 0.57 है। अच्छा खासा पैग रेशियो है ये कंपनी के लिए, तो ग्रोथ अभी कर रही है कंपनी। डिविडेंड यील्ड इसका 9 ना के बराबर है। आरओसी इसका 5.92% है। आरओई इसका 0.48% है। आरओसी और आरओई वैसे भी होते हैं दोस्तों कि पिछला इसने कैसा परफॉर्म किया हुआ है उस हिसाब से, लेकिन इस सेक्टर की जो डिमांड है अभी इस साल में ज्यादा आई हुई है। अगर जो जून क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं उसमें हमें डेफिनेटली लगता है कि इस फिगर में जो आरओसी का फिगर है और आरओई का फिगर है उसमें डेफिनेटली जो है ग्रोथ आएगी। अगर इसके पीयर्स के साथ में इसके पी को कंपेयर करें दोस्तों तो इसका पी अगर देखा जाए तो सबसे कम है। अगर पिछले क्वार्टर के पी की बात करें, अभी का 11 पी है, तो एक तरीके से अभी भी जो है रीजनेबल पी है। अभी अगर इसके अदर की बात करें तो 2 का इसका पी इससे ज्यादा है, 3 का इससे 2 का कम है, तो एवरेज पी हम इसका मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट मेरे को क्या लगा इसमें दोस्तों कि इसका जो रेवेन्यू है साल दर साल में बढ़ा है। एक स्मॉल साइज कंपनी होने के बाद में इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो ईयरली रिजल्ट्स इसके हैं, वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं दोस्तों। ये एक पॉजिटिव बात है। हालांकि 2019 से 2020 में थोड़ा सा फ्लैट रहा है, लेकिन अगर बात किया जाए 2016 में 353 करोड़, 2017 में 377 करोड़, 2018 में 506 करोड़, 2019 में 695 करोड़, ये 4 साल की अगर बात की जाए तो कंटिन्यू ग्रो किया है। और इस रेवेन्यू को भी 2020 के टाइम में इसने मेंटेन रखने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। ज्यादा गिरावट नहीं है 2020 में। और 2021 का तो हमने देख ही लिया है, रेवेन्यू इसका 700 करोड़ तक बढ़ चुका है, तो काफी अच्छा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रो कर रही है रेवेन्यू के मामले में। और अगर बात करें इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ये कम करती आ रही है। देखो अच्छी बात है ना, 30 करोड़ इसने इंटरेस्ट पे किया था 2016 में, 2020 में इसने 15 करोड़ इंटरेस्ट पे किया था। और आज इस साल का जो रेवेन्यू इस साल का जो इसका इंटरेस्ट है वो भी इसने और भी कम किया 15 करोड़ से। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, लगातार अपने इंटरेस्ट वगैरह कम किए जा रही है, डेट कम किए जा रही है। बट यही है दोस्तों, थोड़ा सा इसने मार्जिन वगैरह अपने अच्छे नहीं रखे, खर्चे वगैरह ज्यादा रखे, तो इस वजह से इसके अच्छा रेवेन्यू होने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट में जो है कमी आई इसकी। पहले जो था लॉस में थी 2016 में, 17 में लॉस में थी, 18 में लॉस में थी, 19 में जो है लॉस से इसने प्रॉफिट में एंट्री करी, 20 में जो है प्रॉफिट भी था इसका, लेकिन वो भी कम हुआ, प्रॉफिट में ही है कंपनी हालांकि। लेकिन 21 के टाइम में इसने अच्छा कमबैक किया है, 30 करोड़ तक का इसने प्रॉफिट किया हुआ है, तो ये अच्छी बात है। प्रॉफिट लॉस से धीरे धीरे प्रॉफिट को में कन्वर्ट कर रही है कंपनी। रेवेन्यू तो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, मार्जिन कम होने की वजह से इसको हम मान सकते हैं कि लॉस ये बना रही थी अब तक, लेकिन अब वो लॉस को भी ये प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रही है। तो हो सकता है अब जो है इसका जो कस्टमर बेस है वो मजबूत हो चुका है, काफी पुरानी कंपनी हो चुकी है, 23 साल इसको काम करते हुए हो चुके हैं। अब जो है कस्टमर्स के भरोसे पे ये खरी उतर भी रही है, तो शायद अब ये अपने मार्जिन्स वगैरह अच्छे करे और उसके बाद में प्रॉफिट भी ये अच्छा करे उसके बाद। और अगर बात करें इसके टोटल रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स इसके मेंटेन है दोस्तों, 2016 से 2020 तक बराबर रिजर्व्स इसके हैं। बट इसका थोड़ा सा बोरोइंग वगैरह, कर्जा वगैरह ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी उस टाइम पे, तो बोरोइंग इस वजह से हो रही थी। इसी वजह से इस कंपनी में डेट भी ज्यादा है। ठीक है बॉस, 36 करोड़, 94 करोड़, 81 करोड़, 71 करोड़। हालांकि लास्ट के जो ईयर्स हैं उसमें इसने बोरोइंग्स को कम किया हुआ है कहीं ना कहीं, 2018 से नीचे तक का देखा जाए तो, लेकिन 2016 से 18 तक अच्छा खासा बढ़ा है, ओवरऑल भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। तो ये जो है अभी इस टाइम पे डेट भी कमी कर रही है, क्योंकि दोस्तों 2016-17 में इसको लॉस हो गया, तो लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं बना पाई, तो उसको उतना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कहीं ना कहीं से फंड तो चाहिए ना, तो लॉस होने की वजह से इसने
इधर उधर से बोरोइंग करी है तो वो फिर इंटरेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें पे करके आगे भी इसको प्रॉब्लम हुई। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है, तो अब हम सोच सकते हैं कि ये प्रॉफिट में से डेट वगैरह धीरे धीरे अपना रिड्यूस करके आगे अपनी बैलेंस शीट को और मजबूत बना देगी। बात करें इसके करंट रेशियो की, तो दोस्तों करंट रेशियो भी ठीक ठाक ही है, 1.5 के आसपास ही है। तो हम एक तरीके से मान सकते हैं कि ठीक है, एक स्मॉल साइज कंपनी हम ग्रोथ के हिसाब से देख रहे हैं तो अच्छा है। अभी इसका जो 2021 का जो बैलेंस शीट आएगा वो और अच्छा होके आएगा, तो हमें 2 तक का ये रेशियो देखने को मिल सकता है। अब अगर इसको थोड़ा और पैरामीटर्स पे देखें दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए सफिशिएंट डेटा नहीं है, एफडी से अच्छे रिटर्न इसने दिए नहीं है, डिविडेंड के लिए भी सफिशिएंट डेटा नहीं है। बात रही एंट्री पॉइंट की, तो अच्छा पॉइंट है, रेड फ्लैग वगैरह कंपनी के ऊपर में कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों बात आती है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में हमें करना क्या चाहिए। देखो टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो कुछ देखने का लॉजिक नहीं बनता। एक स्मॉल साइज कंपनी है तो इसको हम टेक्निकली ट्रैक कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि प्राइस का फ्लक्चुएशन अनवांटेड होता है, कम ज्यादा बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो टेक्निकली ऐसे स्टॉक्स जो है एनालाइज नहीं हो सकते, हम इसको प्राइस मूवमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। देखो दोस्तों 2019 में इसका जो स्टॉक प्राइस था 56 या 60 के आसपास था, ठीक है। और 2017-18 में जैसा कि हमने इसका रेवेन्यू देखा था और प्रॉफिट देखा था तो लॉस में थी कंपनी 2017-18 में। उसके बावजूद भी कंपनी जो है अपना स्टॉक जो है प्राइस इसका 60 का स्टॉक प्राइस मेंटेन करने में कामयाब थी। और वहां से अगर अभी देखा जाए तो स्टॉक का प्राइस काफी रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है, 32 का स्टॉक प्राइस है, यानी कि अपसाइड अभी भी अगर 19 के लेवल की बात करें, इसका जो 19 का लेवल है वहां तक आने में इसका 100% का ग्रोथ है, यानी कि डबल हो सकता है ये स्टॉक आराम से। तो और देखा जाए अभी प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है कंपनी, प्रॉफिट होने की वजह से स्टॉक में ऑब्वियस सी बात है उछाल तो आएगा ही आएगा, है ना। डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल रहा है, प्राइस टू बुक से नीचे है, और प्रॉफिट भी अच्छा बना रही है, और अभी अपने इंटरेस्ट वगैरह भी ये कम कर रही है, बोरोइंग्स वगैरह भी अभी कम कर रही है, डेट भी अपना कम कर रही है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले कुछ टाइम तक, हो सकता है दिवाली तक, हो सकता है और आगे तक ये डबल भी हो जाए। तो ये स्टॉक जो है काफी अच्छा पिक हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। इसके पॉजिटिव्स भी मैंने आपको बता दिए, इसके नेगेटिव्स भी 2-3 हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। अब अगर नेगेटिव आपको लग रहा है इसमें, तो वैसे भी स्टील सेक्टर क्या होता है दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, 1 साल 2 साल के लिए ये सेक्टर होता है इन्वेस्ट करने के लिए। आप चाहे अभी इसमें इन्वेस्ट करके दिवाली तक अपना पैसा मल्टीप्लाई करके फिर निकाल सकते हैं। और ये उम्मीद है कि मतलब आने वाले कुछ टाइम तक तो स्टील सेक्टर के स्टॉक्स अच्छे चलने वाले हैं, लेकिन उनमें से भी जो कम चले हुए हैं अगर वो उनमें हम निवेश करें तो उसमें रिटर्न हमको और ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं। इसको अगर टाटा स्टील से कंपेयर किया जाए, अदर स्टील कंपनी से कंपेयर किया जाए, तो वैल्यूएशन के मामले में जो है अगर देखा जाए तो ये कंपनी काफी अंडर वैल्यूड है उन स्टॉक्स से, काफी ज्यादा वो आगे जा चुके हैं। बट ये स्टॉक जो है अभी इसके अंदर में संभावना है, आगे स्पेस इसके पास में काफी अच्छा बचा हुआ है, कम से कम 100% का अपसाइड इसके अंदर में बचा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 1 साल और 2 साल या 6 महीने या इतने टाइम होराइजन के लिए अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो ये स्टॉक काफी अच्छा है एक तरीके से। फिर हम इसकी आगे की ग्रोथ देखेंगे, इसके आगे के रिजल्ट्स देखेंगे, उसके बाद हम इसमें फर्दर फिर डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कंटिन्यू इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो अभी फिलहाल 1 साल 2 साल के लिए अगर आपका टाइम होराइजन है, आप सोच रहे हैं खरीदने का, तो इसको जो है अभी करंट मार्केट प्राइस पे भी आप खरीद सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं इस स्टॉक के बारे में। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं दोस्तों, जो पेनी स्टॉक्स वगैरह होते हैं, जो स्मॉल साइज स्टॉक्स होते हैं, इनके लिए आपका जो डीमैट अकाउंट है वो अलग होना चाहिए। तो अगर आप अभी डीमैट अकाउंट अपना खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप खोल सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या रहता है, जो आपके ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, जो अच्छे ग्रोथ पहले कर दिया है जिन्होंने, उनको भी हम अगर इनके साथ में रखेंगे तो हमारा जो माइंड है वो बार बार हमें फोर्स करेगा कि हम पेनी स्टॉक्स में और इन्वेस्ट करें, क्योंकि अच्छे रिटर्न हमें दे रही हैं। तो उससे फिर हमारा पोर्टफोलियो गड़बड़ा सकता है। तो उससे अच्छा है कि एक अलग से इसके लिए डीमैट अकाउंट खुलवाया जाए और अलग से जो है ब्लू चिप स्टॉक्स के लिए खुलवाया जाए। आप मर्जी आपकी, जीरोधा का अगर आपको खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट लिंक है, और अगर आप अदर्स का खुलवाना चाहते हैं तो अदर्स भी खुलवा सकते हैं। ये मेरा पर्सनली आपसे एडवाइस है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और अच्छी जगह आप टाइम इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। आपका जो टाइम है वो आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे। क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन टाइम कहाँ इन्वेस्ट किया जाए ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अपने टाइम का खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। थैंक यू।